नबी साहब ने कहा है कि इलेक्शन में तमाम जमातें जो दावे कर रही हैं वो खोखली हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरी तबीयत नासाज थी, हम इन इंतखाबात में जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, लेकिन इन 20 से 22 नौजवानों ने इलेक्शन लड़ा। इनके लिए मैं इस उम्मीद के साथ इंतखाबी रैलियों के दौरे पर आया हूं कि आवाम हमारे उम्मीदवारों की जीत का साथ देंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमें इस बात का दुख है कि इस 10 सालों में यानी इन 10 सालों में 3 बार इंतखाबात हुए और हम जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीनने पर बहुत अफसुर्दा हैं। उन्होंने कहा कि मैंने राज्यसभा में अपनी तकरीर में भी कहा था कि रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। आज वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मुलाकातों में इस बारे में बात कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद की जमानत के हवाले से गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये अच्छी बात है कि उन्हें जमानत मिल गई और अगर कोई बेकसूर है तो उसे भी हुकूमत जमानत दे दे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पर बहुत काम किया है, लेकिन कुछ अरसा पहले दहशतगर्दी ज़रूर बढ़ी थी। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है और हमारा एजेंडा तरक्की और नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। आज़ाद साहब, अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई तो डीपीपी पार्टी जो है उतर चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि पहले आपने ये कहा कि हम लड़ेंगे फिर नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब डीपीपी फिर से ग्राउंड में देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे? उसका कारण है कि जिस जोश से हम इलेक्शन लड़ना चाहते थे और जिस जोश से हमने पार्टी बनाई थी उसमें दिक्कत आई। बदकिस्मती से महीना 25 दिन पहले मुझे दिल की तकलीफ हुई और मुझे दिल्ली जाना पड़ा। हॉस्पिटल में 2-3 दिन रहना पड़ा और कुछ खामियां पाई गई, उनके लिए मैं अभी दवाई खाता हूं। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दोबारा दी है। लेकिन जब मुझे वो दिल की तकलीफ हुई थी तो मैंने खुद अनाउंस करवाया था कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा, कैंपेन भी नहीं कर पाऊंगा और फाइनेंशियली मदद भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जोड़ ही नहीं पाऊंगा रिसोर्सेज, तो इसलिए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ किया, इसकी वजह से कमी हुई। बहुत सारे लोग इधर उधर भाग गए दूसरी पार्टियों में जो ज़्यादा एम्बिशियस थे। लेकिन मैं उन 20-22 नौजवानों को बधाई देता हूं, चाहे वो जम्मू के हों या कश्मीर या डोडा के 1-2 हों, कि उन्होंने कहा नहीं, आप बीमार भी हैं लेकिन आपके नाम को हमने और आपके काम को हमने ज़िंदा रखना है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब मैं देखा जब वापस आ गया तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बगैर किसी रिसोर्सेज के, बगैर किसी पैसे के। फ्लैग वगैरह उन्होंने कुछ बनाए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। तो अब 2-4 जगह में ही जा पाया हूँ, जहाँ हर जगह तो नहीं जा पाया हूँ। तो उनके उस जोश के लिए मैं आया हूँ, उस जज्बे के लिए आया। लेकिन कौन हुकूमत बनाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुआ, कभी आज तक जम्मू कश्मीर की तारीख में 10 साल के बाद इलेक्शन नहीं। इससे बहुत हमारा नुकसान हुआ, हमारी रियासत बहुत पीछे चली गई, बेकारी बेरोज़गारी कई गुना बढ़ गई, लाखों हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां बेरोज़गार हैं और उनके माँ बाप ने उन्होंने पढ़ाया था मज़दूरों, किसी बिजनेसमैन के बच्चे नहीं हैं, गरीब किसान के हैं, गरीब मज़दूर के बच्चे हैं, देहातों में शहरों में रहने वाले जिनके पास कोई ज़रिया नहीं है आमदनी का। उन्होंने बच्चे पढ़ाए कि नौकरी लगेगी और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय वो बूढ़े कंधों पर बच्चियां बोझ बन गई। इसलिए वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि कुछ सियासी लीडर वही तकरीरें, जो मैं स्टूडेंट था स्कूल में, मैं तब भी वही सुनता था, कॉलेज में था वही तकरीरें सुनता था, यूनिवर्सिटी में था वही तकरीरें सुनता था, 50 साल 40 साल 30 साल 20 साल पहले 10 साल पहले वही तकरीरें और वही तकरीरें आज। तो एजेंडा तो बदलना चाहिए। 70 साल में 75 साल में आज तब बेकारी नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, आज तो बेकारी और बेरोजगारी और डेवलपमेंट, सड़क, स्कूल, अस्पताल, डॉक्टर, टीचर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर देखा जाए इंजीनियर रशीद की पार्टी और जमात इस्लामी पार्टी भी अब मैदान में है, और क्या लगता है आपको ये कहीं हंग असेंबली तो नहीं होगी?
लगता है जिस तरह से पार्टियां और इंडिपेंडेंस खड़े हैं, और मुझे लगता है कि बहुमत मिलना किसी एक पार्टी को मुश्किल है, मेरा अंदाजा है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो अगर देखा जाए एनसी और बीजेपी काफी दबदबा है, ऐसे में अगर आपकी पार्टी भी जीतकर सामने आती है तो इन दो पार्टियों में से आप किसको सपोर्ट अभी करेंगे? बहुत जल्दी है, बहुत सारी पार्टियां और भी हैं, कौन सा इलेक्शन में कौन जीतेगा, रोष किसको है, क्योंकि आज वोटर भी बहुत चालाक है, चलता सबके साथ है लेकिन करता अपना जैसा। अगर देखा जाए स्टेटहुड की बात आप लगातार कर रहे हैं, कल पीएम ने भी स्टेटहुड तो पार्लियामेंट में ही, जब मैं लीडर अपोजिशन था तभी मैंने तकरीबन एक आधा दर्जन के करीब तकरीरें की हैं, तो तभी पीएम ने और एचएम ने माना था हम स्टेटहुड देना। और जब अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी मैं पहला स्पीकर था, पहला मुद्दा यही रखा था मैंने, जेलों से छोड़ने का, लोगों को स्टेटहुड देने का, 35A ख़त्म करने का, ये सब मुद्दे रखे थे। तो एक का ही उन्होंने जेल से छोड़ने का, तो उन्होंने जो उस वक़्त पकड़े गए थे 300, वो प्रॉमिस किया था, वो उन्होंने पूरा किया। कई हज़ार के करीब, कई 15-16 हज़ार के करीब थे, वो तो छोड़ दिए थे। वो मुद्दा भी उन्होंने कहा हम उनको छोड़ देंगे, और स्टेटहुड का भी उन्होंने मान लिया, हम स्टेटहुड देंगे। कल पीएम ने यह भी कहा कि धारा 370 हटाने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में शांति, लेकिन एक दूसरी तरफ से जम्मू की तक अगर हम बात, शांति तो रही कुछ साल, लेकिन पिछले 1 साल से वो शांति फिर अशांति में बदल गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे फौज, हमारे नौजवान, हमारी BSF, CRP के और लोकल पुलिस मिलकर उसका सामना करें। आखिरी सवाल, पूरे मुल्क में काफ़ी घटनाएं बढ़ रही हैं, अपोजिशन पीएम पर काफ़ी सवाल खड़े करे कि ये फेल हो रहे हैं, तो आपका क्या? अब ये डिबेटेबल होता है। हमारी कांग्रेस पार्टी में जब था तो हमारा पहला फेज बहुत अच्छा था, दूसरे में कहते थे कि दूसरे में कमज़ोर हो गए, तीसरे में तो हार ही गए। तो इसलिए देश में जितने लीडर हैं, जितने लोग हैं, उतनी अपनी अपनी चाहत है। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब बात करने के लिए। तो ये गुलाम नबी आज़ाद है जो DPAP के चेयरमैन है, जो डोडा खिते में आज असेंबली इलेक्शन को लेकर अपने उम्मीदवार की कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा